नमस्कार, वेलकम टू राना एड्यू सेंटर। मैं अनीशा सिंह। आज इस वीडियो में आप सभी को क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 से 16 तक जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको बताऊंगी। उसके बाद इस पे 15 क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखेंगे कि इसमें बताया जा रहा है कि स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्थलीय आवास के तहत रखा जाता है या कौन सा जलीय आवास के तहत रखा जा सकता है। कुछ ऐसे पॉइंट है जिसमें आप लोग कंफ्यूजन हो सकते हैं और गलत लगा सकते हैं। जैसे कि स्थलीय आवास के तहत वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र को रखा जाता है। वहीं पानी में पाए जाने वाले आवास को जलीय आवास कहा जाता है और इसके तहत जलाशय, दलदल, झील, नदी एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहा जाता है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय आवास नहीं है और उसमें अगर दलदल दे दिया तो आप लोग सब दिमाग लगाएंगे वहाँ पे कि ये तो दलदल क्षेत्र है, ये भूमि का पार्ट होता है तो स्थलीय आवास होना चाहिए। आप इसको आंसर लगा देंगे और अब ये ध्यान रखेंगे कि दलदल हमारा जलीय आवास है, स्थलीय आवास नहीं है। तो ध्यान रखना होगा आपको। आगे देखेंगे इसी तरह का छोटा छोटा फैक्ट्स पूछ देता है और आप लोग गलत कर देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि 6 से पढ़िए। कुछ ऐसे पॉइंट है वहाँ पे जहाँ से क्वेश्चन और हमेशा बनता है और वहाँ से लोग गलत करके आ जाते हैं। अब यहाँ पे आगे देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से जो है वो रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग अलग आवास होता है, एक ही प्रकार के आवास में ये दोनों पौधे और जंतु एक साथ रह सकते हैं। सूर्य के प्रकाश तथा ऊष्मा को भी अजैव घटक के तौर पर जाना जाता है। अजैव घटक, जैव घटक हम लोग पिछले वीडियो में भी देख लिए थे। अब यहाँ पे ये इस चैप्टर में पॉइंट दिया हुआ था कि हमारा जो सूर्य का प्रकाश है और ऊष्मा है वो भी अजैव घटक ही है। याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकती है। केचुआ जो है वो त्वचा से सांस लेता है जबकि मछली जो है वो गिल से सांस लेता है। कई बार कई एग्जाम में देखने को ये मिल गया है पॉइंट। प्रकाश की उपस्थिति में पौधा वायु के CO2 का उपयोग करके भोजन बनाती है तथा ऑक्सीजन छोड़ती है। याद रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो पौधा है प्रकाश की उपस्थिति में किस गैस का उपयोग भोजन बनाने के लिए करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। और बाय प्रोडक्ट क्या वो बाहर छोड़ती है, तो वो ऑक्सीजन यानी O2 को वो रिलीज करती है। अचानक होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करना उद्दीपन कहलाता है। ये भी याद रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कभी कहीं अंधेरा में है, आपको डर का एहसास हुआ तो आपके सारे रूम का खड़ा हो जाना ये उद्दीपन है। या छुई मुई जो घास है उसको आप छूते हैं उसके पत्तियों को तो अचानक वो मुरझा जाता है, ये भी उद्दीपन का ही उदाहरण है। अब देखेंगे मीट्रिक पद्धति, ये मापन की पद्धति है। इसकी शुरुआत जो है वो सर्वप्रथम फ्रांसीसियो के द्वारा 1790 में किया गया था। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। यह मापने की प्रणाली है, ये भी याद रखेंगे। लेकिन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली यानी एसआई मात्रक का प्रयोग किया जाता है। एसआई मात्रक में प्रत्येक मीटर को जो है वो 100 बराबर भागों में बांटा गया है जिसको कि सेंटीमीटर कहा जाता है। 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा गया है जिसे कि मिलीमीटर कहा जाता है। कंफ्यूजन हो सकता है, क्वेश्चन भी बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एसआई मात्रक में 1 सेंटीमीटर को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो 10 याद रखेंगे। जबकि 1 मीटर को 100 बराबर भागों में बांटा गया है जिसको कि सेंटीमीटर कहा गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। क्योंकि ये जो सेंटीमीटर होता है काफ़ी छोटा इकाई है मापने के लिए, इसलिए इसके बड़े इकाई जिसको किलोमीटर के तौर पे हम लोग जानते हैं उसका यूज़ किया जाता है। जब वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तब इसे सरल आवर्त गति कहा जाता है और जब वही वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसको वर्तालु गति कहा जाता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन बनती है यहाँ से। और जब वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी ही गति को बार बार दोहराते रहती है तो इसी को आवर्त गति कहते हैं। जैसे कि पेंडुलम, ठीक है, ये गति पथ हुआ है और इस पे जो बार बार गति करना ही जो है वो आवर्ती गति कहलाता है। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में हुए परिवर्तन को हम दूरी मापक के द्वारा मापते हैं। याद रखेंगे कि समय के साथ
किसी भी वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन होता है तो उस वस्तु का वो गति कहलाता है। आगे देखेंगे, एक बुक है जिसका नाम जस्ट सो स्टोरी है। इसकी रचना रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा किया गया था। एकदम याद रख लीजिएगा, ये में भी पूछा जाए आपसे, पूछ सकते हैं कि ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में दो दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल होता है, एक ऋण टर्मिनल होता है, ये भी याद रखेंगे। बेसिक है बट याद रखना चाहिए आपको। आगे देखेंगे, दीप्त पिंड किसको कहते हैं, तो वैसे पिंड जो सूर्य के तरह अपने प्रकाश से, अपने बॉडी से स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसको दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे कि सूरज तो है ही, साथ में आप टॉर्च को भी इसमें रख सकते हैं। इसी तरह का और भी बहुत सारे मतलब वस्तु हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पादित करते हैं, उसी को दीप्त पिंड में यहाँ रखा जाता है। पारभासी, पारदर्शी वस्तु, जब किसी वस्तु से जो प्रकाश है वो आर पार नहीं जाता है या हम लोग उसके पार नहीं देख सकते हैं, तब उसको पारदर्शी कहा जाता है, अपारदर्शी कहा जाता है। जैसे कि लकड़ी, लोहा, ठीक है। अपारदर्शी वस्तु से ही छाया का निर्माण होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। किस वस्तु से छाया का निर्माण होता है, तो अपारदर्शी वस्तु से होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पारदर्शी, वैसे वस्तु जिसमें प्रकाश जो है वो आर पार चली जाती है, जिसकी वजह से हम लोग उसको उसके पार भी देख सकते हैं, उसी को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कि कांच, हवा, साफ पानी आदि। पारभासी, वैसे वस्तु जिसमें हम लोग आर पार तो देख सकते हैं लेकिन जो विजन होता है वो क्लियर नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता है, हल्का धुंधला दिखाई देता है, तो इसी तरह के वस्तु को जो है वो पारभासी कहते हैं। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज। आगे देखेंगे कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। जो बल्ब में चमकता है, जो पीला वाला बल्ब यूज करते थे उसमें जो चमकता है, जो जलता है, उसी को तंतु कहते हैं। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। बल्ब कब जलेगा, जब उसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तभी तो जलेगा। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो वो कहाँ से जलेगा। तो वही कह रहा है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होंगे जब उसके परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा। जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको विद्युत चालक कहते हैं, और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसको विद्युत का अचालक कहते हैं, जैसे कि लकड़ी वगैरह। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को जो है वो दर्शाता है। विद्युत परिपथ किसको कहेंगे, दो जो टर्मिनल होते हैं विद्युत परिपथ में, उनके बीच जो विद्युत का प्रवाह होता है उसी को तो कहेंगे विद्युत परिपथ यहाँ पे, या संपूर्ण पथ कहेंगे, ठीक है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होता है। मान लीजिए कि ये कोई परिपथ है, अब यहाँ पे कैसे धारा प्रवाहित होगा। धारा हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करेंगे तो कहाँ से, यहाँ से प्रवाहित होगा, यहीं तक घूमते रहेगा। यही बोल रहा है कि बंद विद्युत परिपथ में दो टर्मिनलों के बीच जो धारा है वो इस तरह से प्रवाहित होते रहता है। अब आगे देखेंगे स्विच, जैसे टॉर्च वगैरह में आप स्विच देखते हैं, या हमारे घर में भी अधिकांशतः ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह में स्विच लगा रहता है, तो ये बहुत ही मतलब ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक सरल युक्ति है, लेकिन विद्युत धारा के प्रवाह को रोकना या प्रवाहित करना इसके काम होता है। अगर विद्युत धारा प्रवाहित करना है तो ऑन किया जाता है, और अगर ऑफ करना है तो इसको ऑफ करके विद्युत धारा परिपथ को तोड़ा जा सकता है या पूरा किया जाता है। तो याद रखेंगे इसको। अब देखेंगे चुंबक के बारे में। तो प्राकृतिक चुंबक सर्वप्रथम यूनान के एक गडीरिया के द्वारा खोजा गया था, जिस गडीरिया का नाम मैग्नस था, और इसी के नाम पर प्राकृतिक चुंबक को जो है वो मैग्नेटाइट कहा जाता है। प्राकृतिक चुंबक वाले पत्थर को मैग्नेटाइट कहा जाता है, जिसमें लोहा होता है, याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन एक और मत यहाँ पे प्रचलित है कि ये जो मैग्नेटाइट नामक जो पत्थर है जिसमें लोहा का अंश था, वो मैग्नीशिया नामक एक स्थान से प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसको मैग्नेस के नाम से जाना जाता है। तो दोनों आप यहाँ पे थ्योरी याद रखेंगे, जो भी वहाँ पे
ऑप्शन में रहेगा उसके साथ जाएंगे। अब देखेंगे चुंबक क्या होता है। तो जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है उसी को चुंबक कहा जाता है। बाद में शुरुआत में तो ये प्राकृतिक चुंबक ही कार्य कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी और बुद्धि का विकास होता है तो बाद में कृत्रिम तौर पर भी चुंबक बनाया जाने लगा है। जो कृत्रिम तौर पे चुंबक बनाया जाता था उसको छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार या गोलक चुंबक के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे चुंबक अपना गुण कब खो देता है, यानी चुंबकत्व कब खो देता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़ा से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो अपना चुंबकत्व का जो गुण है वो खो देता है। जो पदार्थ चुंबक को आकर्षित करता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि। जो पदार्थ चुंबक को आकर्षित नहीं करता है उसे अनुचुंबकीय कहा जाता है, जैसे कि लकड़ी, शीशा आदि। चुंबक पे 2 ध्रुव होता है, ये सबको पता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक छोड़ दिया जाए तो इसके जो 2 ध्रुव है वो सदैव उत्तर तथा दक्षिण दिशा में जो है वो आकर रुकेगा। उत्तर दिशा में जो चुंबक का ध्रुव जो उत्तर दिशा को डिनोट करता है उसको उत्तरामुखी शिरा या उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, और जो दक्षिण दिशा को डिनोट करता है उसको दक्षिणामुखी या दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। बहुत बेसिक है बट याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता है और आप लोग फंसते हैं यहाँ से। अब देखेंगे एक बुक आया हुआ था, मतलब कविता है जिसका नाम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है। इसके जो लेखक हैं एस.टी. कोलरिज, इस कविता के माध्यम से उन्होंने 1798 में एक महासागर में भटके जहाज के नाविकों की करुण दशा को दर्शाया है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन बन सकती है यहाँ। कब आई थी ये कविता? तो 1798 में आई थी। जल गर्म होकर जलवाष्प में परिवर्तन होता है तथा इस प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। क्या? वाष्पन। जब जल जो है समुद्र से हो, तालाब से हो, खेत से हो, कहीं से भी जल गर्म होकर जब जलवाष्प में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। वाष्पन बहुत धीमी प्रक्रिया है जिसकी वजह से आपको ये कहीं भी कोई तालाब या समुद्र वगैरह जो है बहुत तेजी से सूखते हुए देखने को नहीं मिलेगा, एक धीमी प्रक्रिया है। बर्फ युक्त जल जब देखते हैं किसी गिलास में अगर बर्फ युक्त जल रखा जाता है तो उसके बाहरी सतह पर जो है वो बुलबुले या पानी के जो कण हैं वो जमा हो जाते हैं। तो कहाँ से जमा हो जाते हैं? तो बर्फ के कारण गिलास के आसपास की जो वातावरण है वो ठंड हो जाती है और उसमें मौजूद जलवाष्प जो है वो गिलास के सतह पर आकर जम जाती है। इसी की वजह से वहाँ पे पानी के अंश दिखाई देता है। तो याद रखेंगे यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। पौधों द्वारा जल को जल वाष्प के रूप में वायु में विमुक्त करना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ये वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन में अंतर है, दोनों याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के से निकला जो जल वाष्प है वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल बूंदों में परिवर्तित हो जाती है जो बादल जैसा दिखाई देता है। बहुत छोटी छोटी जब जल की बूंदें आपस में मिलती हैं तब यहाँ से वर्षा, हिम अथवा ओला का निर्माण होता है। और जैसे जैसे ये कण आपस में मिलते जाती हैं इनका जो घनत्व है बढ़ते जाता है, उसके बाद ये वर्षा के रूप में जो है वो धरती पर वापस आते हैं। तो इसी को जल चक्र कहते हैं। समुद्र से वाष्प के तौर पर जल का ऊपर उठना, फिर ऊपर में जाकर वो संघनित होकर जल वाष्प जो है वो बादल के तौर पे बनना, फिर उसका जो है वो ज़्यादा अगर घनत्व बढ़ रहा है तो पानी के तौर पर पृथ्वी पर पुनः आना, इसी को जल चक्र कहा जाता है। अब देखेंगे गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। पवन क्या है? तो गतिशील वायु है, इसे देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जाता है। वायु जगह घेरती है, याद रखेंगे। वायु जो है वो जल तथा मिट्टी दोनों में उपस्थित होती है। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूल कण तथा और अन्य विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है। याद रखिएगा, जल वाष्प और धूल कण भी होता है वायु में। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक होता है तथा श्वसन के लिए आवश्यक होता है, ये भी याद रखेंगे। जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुले वायु का उपयोग करते हैं। अब कचरा प्रबंधन देखेंगे तो ये देखेंगे
कि कहीं भी शहर में, नगर में एक जगह होता है जहाँ पे उस शहर का निकला हुआ कचरा जो है वो फेंका जाता है, उसी एरिया को भराव क्षेत्र कहते हैं। और जब ये जगह जो है वो कचरा फेंकते फेंकते भर जाता है पूरी तरह से, तो बाद में इस पर पार्क या अन्य निर्माण जो है, अवसंरचनाओं का निर्माण जो है वो कर दिया जाता है। जैसे कि पटना में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे वैशाली गोलंबर के आसपास पहले जो है वो डैमफिल एरिया थी, वहाँ पे कचरा फेंका जाता था, लेकिन अब वहाँ पे जो है वो काफ़ी खूबसूरत एक म्यूजियम टाइप से कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो किया गया है। देखेंगे लाल केचुआ, लाल केचुआ के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट या क्रीमी कंपोस्ट जो है वो बनाया जाता है। अब क्रीमी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो रसोई घर से निकले कचरे को कंपोस्ट में केचुआ के माध्यम से बदलना ही वर्मी कंपोस्ट या क्रीमी कंपोस्ट कहा जाता है। इसमें किस तरह के केचुआ का उपयोग होता है, तो लाल केचुआ का उपयोग होता है। लाल केचुआ जो होते हैं उसमें दांत नहीं होता है, इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसको गिजार्ड कहते हैं। गिजार्ड के माध्यम से यह भोजन को पीसता है, ठीक है, और उसको कंपोस्ट में बदलता है। ये केचुआ बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं। ये जो केचुआ हैं देखने में काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार का उपयोग करते हैं ये। अब देखेंगे कि रसोई घर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसके साथ साथ पौधे तथा जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। एक वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट है, यहाँ पे कंपोस्टिंग है। वर्मी कंपोस्टिंग में जो है वो लाल केचुए का यूज किया जाता है, तब वो वर्मी कंपोस्टिंग हुआ। और अपशिष्ट के साथ साथ पौधे तथा जंतुओं को जो है वो एक प्राकृतिक वे से आपको कंपोस्ट में या खाद में बदलना जो है वो कंपोस्टिंग कहलाता है। तो दोनों अलग अलग प्रोसेस है, दोनों याद रखिएगा। कंपोस्टिंग जो है वो एक प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित नहीं कर सकती है, याद रखेंगे। इसलिए कहा जाता है कि प्लास्टिक का जितना कम हो सके उपयोग कीजिए, क्योंकि ये हानिकारक तत्वों से बना होता है और प्रकृति में पड़ा ये सब कुछ को प्रदूषित करता है। यहाँ की अब हमारे लंग्स, किडनी, जितने भी पार्ट्स है बॉडी के, सब में आपको माइक्रो प्लास्टिक जो है वो मिलने लगे हैं। अब देखिए ये जो भी हम लोग फैक्ट्स देखिए, इस पे अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है पहला कि निम्न में से किस प्रकार के स्थल को स्थलीय आवास में नहीं रखा गया है। ऑप्शन है दलदल, घास के मैदान, वन, तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश भी आपका स्थलीय आवास है, वन भी है, घास भी है। दलदल यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि दलदल जो है वो जलीय आवास के अंतर्गत रखा जाता है। सूर्य के प्रकाश तथा उष्मा किस प्रकार का घटक है, तो अभी हम लोग देखे थे यह अजैव घटक है। पौधा प्रकाश की उपस्थिति में किसका उपयोग करके भोजन बनाती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाती है और रिलीज क्या करती है, तो ऑक्सीजन को, ठीक है। आगे देखेंगे कि मापन की जो मीट्रिक पद्धति है इसका आविष्कार 1790 में किस देश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन है भारत, चाइना, स्पेन, फ्रांस। तो ये फ्रांस के द्वारा किया गया था। जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराते रहता है तो उस तरह की गति को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आवर्ती गति। आगे देखेंगे कि जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है क्या कहलाता है, तो वो दीप्तपिंड कहलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो इसको गति कहा जाता है। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो 2 टर्मिनल, एक धन और एक ऋण, यानी नेगेटिव पॉजिटिव 2 टर्मिनल होते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये स्विच का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे कि प्राकृतिक चुंबक का खोज किस देश में किया गया था, तो ये यूनान में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो मैग्नस नामक गरेडिया के द्वारा किया गया था। और एक थ्योरी है कि इसका ये जो पत्थर है चुंबक युक्त, वो मैग्नीशिया नामक शहर में मिला था, ठीक है। दोनों थ्योरी याद रखेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि चुंबक अपने गुण को कब खो देता है, तो यहाँ ऑप्शन है कि ऊपर से गिराने पर, ये भी सही है, हथौड़ा से पीटने पर, ये भी सही है, और गर्म करने पर, ये भी सही है, यानी कि यहाँ ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा।
आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ नहीं है तो यहाँ ऑप्शन में है स्टील, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। तो स्टील जो है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है, लोहा भी चुंबकीय है, निकेल भी है और कोबाल्ट भी है। अब आगे देखेंगे हम लोग कि जब जल गर्म होकर वाष्प में बदलता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पन, संघनन या कोई नहीं। तो इसको वाष्पन कहा जाता है। और जब पौधा अपना जो एक्स्ट्रा जो जल होता है वो पत्तियों तनों के माध्यम से जो वायु में छोड़ती है उसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट के लिए किस प्रकार के केचुओं का उपयोग किया जाता है? तो ये लाल केचुए होते हैं। जलीय जीव ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? तो ये जल से प्राप्त करती है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जाम में, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये रहा आज हमारा 6 क्लास का साइंस जो है वो समाप्त हुआ। उसके विभिन्न फैक्ट्स को और क्वेश्चन को हम लोग 3 वीडियो के माध्यम से देखें। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा प्रयास तो इसको आप देखें और आगे अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी अगर आपका कोई डिमांड हो तो मैसेज करें, मैं उसको ज़रूर पूरा करने का कोशिश करूँगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।